9 मार्च 1930 साबरमती का तट 75,000 लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक महान व्यक्ति की आवाज सुनने के लिए सभी के कान तरस रहे थे और जब वो आवाज गूंजी तो हजारों मील दूर ब्रिटेन में किंग जॉर्ज पंचम की सरकार हिल गई। ये आवाज थी महात्मा गांधी के, जिन्होंने आजादी के सबसे बड़े पैदल सत्याग्रह दांडी मार्च का ऐलान कर दिया। 12 मार्च 1930 की सुबह साबरमती से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई। 387 किलोमीटर लंबी इस पैदल यात्रा में सफेद धोती और चादर पहने गांधी जी तेज रफ्तार में आगे चल रहे थे, जिनके पीछे उनके 78 सहयोगी थे। मगर दांडी पहुंचते पहुंचते ये भीड़ 75,000 लोगों में बदल गई। इधर गांधी जी का नमक आंदोलन रोजाना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, उधर अंग्रेज हुकूमत के अधिकारियों का ब्लड प्रेशर। गांधी जी के पीछे सफेद धोती कुर्ता पहने लोगों का रेला इतना बड़ा था कि दांडी यात्रा को सफेद नदी के नाम से पुकारा जाने लगा, जिसकी दुर्लभ फुटेज आपकी स्क्रीन पर है। 6 अप्रैल 1930 की ऐतिहासिक सुबह गांधी जी ने जनता के साथ प्रार्थना की और फिर समंदर की ओर चल पड़े, जहां उन्होंने पहले समंदर में स्नान किया और फिर एक मुट्ठी में नमक उठाकर कहा, इस एक मुट्ठी नमक से मैं ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला रहा हूं। और हुआ भी यही। पूरे देश में अहिंसक आंदोलनों की लहर दौड़ उठी। लोग एक दूसरे को मुफ्त में नमक बांटने लगे। एक बार फिर विदेशी चीजों और कपड़ों का बहिष्कार किया गया, जिससे अंग्रेजी हुकूमत की आमदनी पर इतनी गहरी चोट आई कि वो पूरी तरह से बौखला उठे। अप्रैल महीने के अंत तक अंग्रेजों ने भारतीयों पर असहनीय जुर्म ढाया। 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 5 मई के दिन गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन नमक सत्याग्रह फिर भी नहीं रुका। अगले 7 महीनों तक गांधी जी सलाखों के पीछे रहे, लेकिन भारत अब अंग्रेजों के हाथ से फिसलता जा रहा था। आखिरकार 26 जनवरी 1931 के दिन गांधी जी ने अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया और 1 साल से भी कम समय में इतनी गहरी चोटें पहुंचाई कि अंग्रेज सरकार उनकी हर शर्त मानने को तैयार हो गई और ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने खुद उन्हें लंदन में चाय पर चर्चा करने का न्योता भेज दिया। इस तरह गांधी जी पहुंचे लंदन के गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन जहां लंदन में ब्रिटिश सरकार के अधिकारी गांधी जी की धोती का मजाक उड़ाने में लगे थे, वहीं वहां की आम जनता गांधी जी की एक झलक पाने के लिए क्यों तरस रही थी। गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी जब बंबई वापस लौटे तो उनका स्वागत कैसे किया गया और कैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल हमेशा गांधी जी की मौत की प्रार्थना करने को मजबूर हो गए थे, जानेंगे इस वीडियो में, वो भी करीब 100 साल पुरानी दुर्लभ वीडियोस और गांधी जी के अनसुने भाषण के साथ। तो इस ऐतिहासिक वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उसके पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। साल 1931 में जब दांडी सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश सरकार की नाक कट गई तो वायसराय लॉर्ड इरविन ने उन्हें समझौते की मीटिंग के लिए गवर्नमेंट हाउस बुलाया। तभी गांधी जी धोती चप्पल पहन पूरी सादगी से उनसे मिलने पहुंचे। ये वक्त उस कंजर्वेटिव पार्टी के नेता विंस्टन चर्चिल ने गांधी का मजाक बनाते हुए कहा, ये कितना खतरनाक और घिनौना है कि विलायत से बैरिस्ट्री पास कर आया एक शख्स अब राजद्रोही फकीर बन अधनंगा वायसराय के महल की सीढ़ियों पर दंदनाता हुआ चला जा रहा है। इन शब्दों में कटाक्ष तो था, लेकिन वो गांधी के सामने हारी हुई ब्रिटिश सरकार की जलन और खौफ का गवाह था। इसी दिन गांधी जी को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाने का प्रस्ताव दिया गया। सितंबर 1931 जब गांधी जी जहाज से लंदन पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए सैकड़ों सरकारी अफसर और हजारों लोग खड़े थे, जो इस लंगोटी वाले नेता के स्वागत में उछल पड़े। जहाज से उतरकर गांधी जी सीधा गाड़ी में सवार होकर मैनचेस्टर के कारखाने देखने पहुंचे और वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिसके बाद गांधी जी से मिलने पहुंचे कॉमेडी जगत के मशहूर कलाकार चार्ली चैपलिन, जो गांधी जी से इतना प्रभावित थे कि उनकी आंखें भर आईं। इस दौरान ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने उन्हें बकिंघम पैलेस में चाय पर बुलाया। पूरी अंग्रेज कौम ये देखकर दंग रह गई कि इस औपचारिक मौके पर भी गांधी जी एक धोती और चप्पल पहने राजमहल पहुंचे, जिनके साथ सरोजनी नायडू भी थी। और गांधी जी की इस विजिट की दुर्लभ वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनके पोशाक को लेकर बाद में जब उनसे पूछा गया कि क्या इस पोशाक में सम्राट के सामने जाना उचित था, तो गांधी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सम्राट ने जितने कपड़े पहने हुए थे वो हम दोनों के लिए काफी थे।
गोलमेज सम्मेलन के दौरान अंग्रेजों ने गांधी जी को कई ऑफर्स दिए, लेकिन उनकी सिर्फ एक मांग थी, भारत की आजादी। उन्होंने वहां कहा था कि मेरी मीटिंग के बाद चाहे जो निर्णय आए, लेकिन यहां से मैं अच्छी यादें साथ ले जा रहा हूं। इस सम्मेलन में भाग लेने के बाद जब गांधी लंदन से बंबई पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए बंदरगाह पर हजारों लोग खड़े थे। हर तरफ महात्मा गांधी की जय के नारे गूंज रहे थे। कई बड़े नेता ने गांधी जी से मुलाकात की। फिर भीड़ में रास्ता बनाते हुए सरदार पटेल गांधी जी को बंदरगाह से बाहर ले गए। इस दुर्लभ फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे मुंबई की सड़कें लाखों लोगों की भीड़ से ढकी हुई हैं। तूफानी लहरों की तरह ये इंसानी समंदर महात्मा गांधी के पीछे उनकी जय जयकार के नारे लगाते हुए उनके दर्शन के लिए मचल रहा है। उस शक्ति का दर्शन करने जिसने अहिंसा के सहारे उस साम्राज्य को नीचा दिखा दिया जिसकी सीमाओं में सूरज कभी न अस्त होता हो। गांधी जी की स्वदेश वापसी पर आजाद मैदान में महान सभा में लाखों लोग एकत्रित हो गए। उस वक्त गांधी जी के लिए कहना मुश्किल था कि लंदन से वो खाली हाथ लौटे हैं। वरिष्ठ पत्रकार डोमिनिक लापियर लिखते हैं, गांधी ने अपने स्वागत में खड़े लोगों से कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूँ। भारत को फिर से सविनय अवज्ञा का रास्ता अपनाना होगा। एक सप्ताह भी नहीं बीतने पाया था कि चाय की दावत पर सम्राट का मेहमान रह चुका शख्स फिर से शाही मेहमान बना दिया गया, लेकिन इस बार पूना की येरवाड़ा जेल में। अगले 3 वर्ष गांधी जी के जेल के अंदर से बाहर जाने का सिलसिला चलता रहा। उधर लंदन में चर्चिल गरजते रहे, गांधी को और हर उस चीज को जिसके लिए वो लड़ रहे थे कुचल देना होगा। सन 1940 में जब चर्चिल पर भारत को आजाद कर देने का दबाव पड़ा तो उन्होंने वो मशहूर जुमला बोला, सम्राट ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को भंग करने के लिए तो मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। 8 अगस्त 1942 हमेशा शांत रहने वाले गांधी पहली बार भड़क उठे, मानो अब उनकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी हो। उन्होंने पूरे आवेश में कहा, मुझे तुरंत आजादी चाहिए, आज ही रात को, अगर हो सके तो भोर होने से पहले। यदि वो दिन था जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी थी। उन्होंने कहा, यह आजादी के लिए अहिंसक आंदोलन लड़ने वाले सोल्जर्स के लिए मेरा संदेश है, डू और डाई, करो या मरो। अब भोर होने से पहले आजादी तो नहीं मिली, लेकिन गांधी को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार अंग्रेजों ने गांधी जी को जेल में न रखकर पूना के आगा खां महल में रखा। महल के चारों तरफ 76 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इस बीच जेल में ही उन्होंने अपनी दाहिने हाथ महादेव देसाई को खो दिया। वहीं समाचार पत्रों में यह खबर भी छप रही थी कि गांधी अंग्रेजों के दुश्मन देशों से मिले हुए हैं। ऐसे में दुखी होकर उन्होंने वायसराय लिथिन थगो को पत्र लिखा और 9 फरवरी से 21 दिन का उपवास करना चाहते हैं। जब ये खबर ब्रिटेन में चर्चिल तक पहुंची तो उन्होंने दिल्ली सूचना भिजवाई कि अगर गांधी भूख से मर जाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने की पूरी छूट है, क्योंकि चर्चिल की नजर में गांधी का उपवास नाटक था। और यहीं से शुरू होती है महात्मा गांधी के सबसे कठिन उपवास की कहानी, जिसने देश में आजादी के आंदोलन को एक बार फिर भड़का दिया था। इसमें गांधी जी मौत के मुंह तक पहुंच गए थे। जी हाँ, उन्होंने 10 फरवरी 1943 के दिन उपवास शुरू किया। मीराबेन लिखती हैं, तीसरे दिन ही गांधी को उल्टियां होनी शुरू हो गई। 5वें दिन तक वो बहुत कमजोर और थके हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने गीता पाठ करना भी छोड़ दिया। उस वक्त गांधी की हर गतिविधि की जानकारी चर्चिल तक पहुंचाई जा रही थी। आर्थर हरमैन लिखते हैं, चर्चिल को पूरा विश्वास था कि गांधी का उपवास एक सड़क छाप नौटंकी है। हो सकता है कि भारतीय उनके गुणों के कारण उनका सम्मान करते हों, लेकिन उनकी नजर में वो एक आध्यात्मिक नीम हकीम भर थे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय फील्ड मार्शल जैन स्टम्स ने उन्हें गांधी के बारे में आगाह करते हुए साफ कहा था कि वो गांधी को हल्के में ना लें, क्योंकि गांधी से उनका सामना पहले भी हो चुका था और वो उनकी पावर जानते थे। लेकिन चर्चिल ने उनकी चेतावनी को मजाक में उड़ा दिया था। 19 फरवरी को सुशीला नैयर ने अपनी डायरी में लिखा, कल यानी उपवास का 8वां दिन गांधी के लिए बहुत बुरा था। सारे दिन उनके सर में तेज दर्द होता रहा। उन्हें लगा जैसे उनका सर फट जाएगा। उन्होंने बोलना, सवालों का जवाब देना, देखना सुनना बंद कर दिया। 20 फरवरी को सब बंबई प्रेसिडेंसी के सर्जन जनरल उन्हें देखने आए तो उन्होंने कहा कि गांधी का अंत निकट है, जो सुनकर अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अगर गांधी ने अपनी एक लाठी के बल पर देश भर में अहिंसक आंदोलन को कंट्रोल कर रखा था और अगर उनकी मौत हो जाती है तो लोगों से उनके अहिंसा का आइडल छिन जाएगा और उसके बाद से जो चीजें होंगी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी।
देश भर में हिंसक आंदोलन भड़क उठते और ऐसे में ये खबर चर्चिल तक पहुंचाई गई, लेकिन उन्होंने कहा गांधी अपने हालात के जिम्मेदार खुद हैं और मैंने सुना है कि जब जब गांधी ने उपवास का नाटक किया उन्होंने पानी के साथ ग्लूकोज का सेवन किया है। क्या आप इस बात की पुष्टि करवा सकते हैं? लिन थीथेगो ने जांच करने के बाद इसका जवाब देते हुए कहा यह सही नहीं है। उपवास के 13वें दिन यानी 23 फरवरी को गांधी के गुर्दों ने जवाब दे दिया। उधर चर्चिल के जहन में रह रहकर एक सवाल उठता रहा कि गांधी कब मरेंगे। 25 फरवरी को उन्होंने सम्राट के लिए एक लंबे पत्र को डिटेक्ट कराया, जिसके अंत में लिखा पुराने पाखंडी गांधी अभी तक टिके हुए हैं, शायद उससे कहीं ज्यादा जितना मुझे बताया गया था कि संभव है। मुझे तो शक है कि उनका उपवास असली भी है या नहीं। चर्चिल गांधी जी के संकल्प को देखकर घबरा गए थे। अगले दिन उन्होंने फील्ड मार्शल स्टम्प्स को लिखा, मैं नहीं समझता गांधी का अभी जरा भी मरने का इरादा है। अब तक गांधी का वजन 20 पाउंड कम हो चुका था, लेकिन अगले दिन गांधी थोड़ा चैन से सोए। पूरे 21 दिन बाद गांधी जी ने अपना उपवास तोड़ा, जो देख चर्चिल ने एक बार फिर वायसराय लिन लिथगो को तार दिया। लगता है बूढ़ा दुष्ट व्यक्ति अपने तथा कथित उपवास के बाद पहले से भी बेहतर होकर निकलेगा, और हुआ भी यही। गांधी जी के उपवास के बाद देश में आजादी को लेकर एक अलग ही लहर दौड़ उठी। अंग्रेजों के अत्याचार भी बढ़े, लेकिन देशवासियों का मनोबल भी। इस बीच प्रधानमंत्री चर्चिल हमेशा अपने वायसराय से पूछते रहे गांधी अब मर क्यों नहीं रहे, लेकिन गांधी जी उस उम्र में भी अडिग खड़े रहे और उनके पीछे खड़े थे करोड़ों भारतीय। आंदोलन इतना तेज हुआ कि आखिरकार अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए और 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आजाद हो गया। उस दौरान महात्मा गांधी ने एक दुर्लभ भाषण में कहा था, हिंदुस्तान ऐसा बने कि सारी दुनिया कहे कि आजाद बनना है तो हिंदुस्तान जैसे आजाद बनो। आप भी सुनिए। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बनो। अब ये तो था गांधी जी के जीवन का एक पहलू, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन के साथ कई कंट्रोवर्शियल पहलू भी जुड़े हुए हैं जो आज भी विवाद का कारण बनते हैं, जैसे अपनी ही पोती और अन्य महिलाओं के साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग करना, जिसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसे आप एंड स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हैं। तो दोस्तों, महात्मा गांधी के इस महान व्यक्तित्व को लेकर आपकी राय क्या है, और क्या गांधी नहीं होते तो भारत 1947 में आजाद हो पाता या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसलिए लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। ऐसी ही दुर्लभ वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।